अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 25 के हवाले से। जनाब, आज जो मैच खेला जा रहा है, पहले थोड़ी सी इब्तिदा में उसके हवाले से बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो खबरें हैं उसके हवाले से गुफ्तगू करना ज़रूरी है और साथ साथ जो आपके सवालात मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर भी अपने प्रोग्राम्स में बात कर रहे हैं। तो आज का मैच जो है वो इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका कराची में खेला जा रहा है। मैच इस वक्त जारी है और आज का जो मैच था उसमें इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम जो इस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा ऑफ कलर नज़र आई और बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी नज़र आई, बिल्कुल इस मैच में भी वैसा ही हुआ और एक बहुत लो टोटल के ऊपर जो इंग्लैंड की टीम जो है वो सिर्फ 38.2 ओवर्स में 179 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। तो देखना ये था कि आज क्योंकि इंग्लैंड अपना आखिरी मैच खेल रही है और इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ ये बात हो चुकी है कि जो इंग्लैंड के कैप्टन हैं जॉस बटलर, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर दिया और कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर दिया। रिटायरमेंट की अभी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये कि वो ये चाहते थे, उनकी ख्वाहिश ये थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उसमें इस चीज़ की इंडिकेशन दी थी कि हमारी कोशिश होगी कि एक अच्छे नोट के ऊपर टूर्नामेंट का इख्तिताम किया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम की अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीकन जो टीम है वो इस टूर्नामेंट के अंदर शुरू से ही बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रही है। बैटिंग कॉम्बिनेशन का बड़ा ज़बरदस्त है और उसके साथ साथ उनके जो बॉलर्स हैं बहुत ज़्यादा लीथल साबित हो रहा है और ख़ास तौर पे महाराज वगैरह जो उनके स्पिनर्स हैं बहुत ज़बरदस्त उन्होंने आज बॉलिंग की है। आगे चल के उसका भी तस्करा करेंगे और इस वक्त महसूस ऐसा होता है कि ये जो साउथ अफ्रीका की टीम है बासानी ये मैच जीत लेगी। इस वक्त 120 रन पर 2 विकेटों के नुकसान पर 21 ओवर का खेल जो है वो हो चुका है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात की जाए तो क्रीज पर इस वक्त वेंडर डुसान और हेनरिच क्लासन जो है वो मौजूद हैं। हेनरिच क्लासन जो है वो 42 गेंदों पर 50 रन बना चुके हैं। दूसरी तरफ जो डुसान हैं वो 55 गेंदों पे 32 रन के साथ नॉट आउट है। स्लोली और ग्रेजुअली अपनी टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं और लगता है ऐसा है कि बासानी ये हदफ जो है उसको चेस कर लेंगे। तो मैच के हवाले से तो बात होगी क्योंकि मैच क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साउथ अफ्रीका ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, टॉप 4 टीमों में उनका शुमार हो रहा है और कल का जो मैच है ख़ासतौर पे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों टीमें न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया क्वालिफाई कर चुकी हैं अगले राउंड के लिए इनफैक्ट, और दोनों का मैच जो है, बट दोनों टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम है तो एक अच्छा मैच जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इस हवाले से हमने बात करनी है और इसके साथ साथ जो खबरें, जैसे मैंने जिसका तस्करा किया कि चीफ अपना हेड कोच के हवाले से खबर ये आई है कि जो सकलैन मुश्ताक है उनका नाम सामने आया है। अभी कोई हतमी बात नहीं हुई है बट ये रूमर्स हैं कि सकलैन मुश्ताक को जो है न्यूजीलैंड के टूर के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है और ये फैसला कैसा साबित होगा, इससे पहले जब उनको मौका दिया गया था उसमें क्या कुछ होता रहा, वो भी यकीनन जो क्रिकेट के फॉलोअर्स हैं और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के क्रिकेट के जो फैंस हैं उनको यकीनन इस बात का इल्म होगा कि क्या कुछ होता रहा सकलैन की कोचिंग के अंदर और किस तरह के वो कोच हैं। तो ये तमाम चीज़ें कोशिश करेंगे इसके ऊपर गुफ्तगू करें। सबसे पहले हमारे साथ जो है वो ऑलराइट हमारे जो गेस्ट होंगे वो लाइन पर मौजूद होंगे, ऑलराइट, तो उनसे हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बल थोड़ी सी पहले इस खबर के हवाले से भी बात कर ली जाए कि ख़ासतौर पे जो सकलैन मुश्ताक है उनकी अप्रोच क्या रही है कोच बनने के साथ ही। इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने वक्त के एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर थे, पाकिस्तान के लिए बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज उनकी रही हैं, बट ये जो कोचिंग का मामला है, जैसे इससे पहले आकिब जावेद साहब के पास ये पोर्टफोलियो था, उनकी अप्रोच सबके सामने हमें नज़र आई, डिफेंसिव अप्रोच पे रहे हैं और इससे पहले भी जो कोचेज़ आते रहे, फॉरेन कोचेज़ के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, तो बड़ी डिफेंसिव अप्रोच के साथ जो है वो हमेशा जो है वो आते हैं। तो ये जो फैसला है ये किस हद तक सही साबित होगा और उसके बाद जो सबसे अहम खबर है वो ये कि ये जितने भी टीम के आपके जो प्लेयर्स हैं जिनके हवाले से बहुत बात हो चुकी है, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, बाबर आजम, रिजवान और ये सारे प्लेयर्स जो टीम के ऊपर लाइबिलिटी बन चुके हैं, इनसे कैसे बोर्ड जो है वो छुटकारा हासिल करेगा, इस टूर में ये देखना ज़रूरी होगा। बहरहाल तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर सगीर अब्बास साहब मौजूद हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट कोच हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। सगीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सगीर भाई, पहले तो आज के मैच के हवाले से, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं था बट इंग्लैंड की टीम जो है उसको देख कर ये सोचने पर मजबूर हैं कि ये जो इंग्लैंड की टीम के साथ इस टूर्नामेंट में हुआ है इसकी आखिर वजह क्या है, क्या वाकईतन ये कैप्टनसी का फ्लॉ आपको नज़र आया? और दूसरी चीज़ ये, मैं इसमें एक और चीज़ शामिल करूँगा, वो ये कि कप्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ हम सीरीज़ आफ्टर सीरीज़, इवेंट्स आफ्टर इवेंट्स हम हारते चले गए, लेकिन नो बडी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कप्तान, ना कोच, ना कोई और खिलाड़ी। कितना फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करें। जी
जी देखिए ना, फर्क सिर्फ ये आया है कि पहला मैच जो इनका ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, इंग्लैंड का, वो 352 करके जो हारे हैं, तो वो हारना इनको बिल्कुल ही बिठा दिया इनको, बिल्कुल ठीक। क्योंकि इतनी अच्छी टीम इनकी पहले भी इतनी परफॉर्म नहीं कर सकी थी, लेकिन अब तो इनके पास बॉलर्स भी पूरे थे, बड़ी कंप्लीट टीम लग रही थी। मैं तो अपनी फेवरेट टीम सोच रहा था पाकिस्तान के बाद, अगर पाकिस्तान साइड लाइन हो गया जैसे, तो मैं तो इंग्लैंड के उसमें था कि शायद इंग्लैंड और फेवरेट होगी मेरी, लेकिन क्योंकि वो देखिए हर टीम के साथ बैड पैच आता है, पाकिस्तान के साथ भी आता है, लेकिन मसला ये होता है, हम पाकिस्तान के साथ आते ही रहता है जी, लेकिन उसमें ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती। बिल्कुल ठीक है। उन्हें देखे ना, अभी हम चीखते रहते हैं कप्तान हटाओ कप्तान हटाओ, वो डंडे से हटाया जाता है, वो उसको तो देखें जैसे ही अपना उसने परफॉर्मेंस देखी वो साइड लाइन हो गया। बिल्कुल ठीक है। उसने कहा जी मुझसे कैप्टनसी, हालांकि हो सकता है कि इतनी गंदी कैप्टनसी ना की हो, वो बस स्कोर रन हो गए, जो भी है विकेट्स का यहाँ पे वो प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पाए, जिस तरह भी हुआ उनके साथ। आज भी देखें वो थोड़ा सा विकेट थोड़ा स्लो था, तो वो अपनी शॉट्स बड़ी अर्ली खेल रहे थे, जिसकी वजह से उनके एक दो चार डिसमिसल भी हुए, ताकि कुछ गंदी शॉट है मार के, क्योंकि वो यकीनन वो यही सोच रहे थे कि अब हमारा टीम में अपना सेमीफाइनल में तो आ नहीं सकते, लेकिन ये अप्रोच फिर भी उनकी ये नहीं थी। उन्होंने ये काम पॉजिटिव खेलेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ये जब एक टीम बैठ जाती है और अपना बैड लक उसकी शुरू हो जाती है तो बड़ा मसला हो जाता है उसको, खासतौर पे टूर्नामेंट्स में ऊपर आना। बिल्कुल। तो ये इनके साथ हुआ है, लेकिन ये कि 352 रन करके हारना, वो इनको बिल्कुल ही इनके मेंटली तौर पे बिल्कुल ही इनको खत्म कर दिया। हालांकि गोरे ऐसे नहीं होते, बड़ा अच्छा कमबैक करते हैं, लेकिन इत्तेफाक से क्योंकि इनके पास भी कोई देखें इतने अच्छे स्पिनर नहीं है, आदिल ले दे के आदिल हैं, बाकी देखें जो टीमें आई हैं उनके पास बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं, जो पे हम कराची पाकिस्तान की टीम के लिए चीखते रह गए कि भाई एक स्पिनर ले लो, एक्स्ट्रा एक स्पिनर अच्छा ले लो जो कि प्रॉपर स्पिनर हो, नहीं लिया। अब देखें वो महाराज है, वो हैं, दो तीन उनके पक्के स्पिनर है, इंडिया के पास बड़े अच्छे स्पिनर हैं और न्यूजीलैंड के पास बड़े अच्छे स्पिनर हैं। ये वही टीमें ऊपर आई हैं जिनके पास अच्छे स्पिनर थे, और हमारे वही रिजल्ट निकलना था, क्योंकि आपको पता है अपनी विकेटों का आपको नहीं पता कि हम किसको फेवर कर सकती है ज्यादा, तो फिर ये रिजल्ट आना था। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वहाँ तो हमें चेंजेस नज़र आएंगी, वो हम देखेंगे, क्योंकि ये जो बड़ी टीमें होती हैं ये अपनी गलतियों से सीखती हैं। जैसे हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक दफ़ा आईसीसी इवेंट्स में अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है वो थोड़ी सी बैठ गई थी, लेकिन इतना स्ट्रांग उन्होंने कम बैक किया और वो गलतियाँ जो हैं वो दोबारा नज़र नहीं आई। बड़ी कन्विंसिंगली उन्होंने जो है उनको पकड़ भी लिया और मैच भी दो के बारिश की वजह से मुतासर हुआ, बट ये कि वो बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन में रहे। हमारे यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं है। अच्छा, अब तो कोचिंग की बात करूँगा मैं। कोचिंग के हवाले से भी नाम सामने आ रहा है सकलैन मुश्ताक का कि उनको आर्जी बुनियादों के ऊपर जो है न्यूजीलैंड भेज दिया जाए। ये फैसला है कैसा? क्या वाकईतन हम इसी तरह मामला चलाते रहेंगे एक सीरीज और फिर हमें हारनी पड़ेगी? पिछले 2 साल से हम यही बात कर रहे हैं, 3 साल से, कि भाई ले दे के वही शक्लें नजर आ जाती हैं। हमारे पूरे पाकिस्तान में लगता है सिर्फ 4 कोचेज हैं, 5 बिल्कुल ऑफिशियल्स भी वही हैं, हर चीज वही ले दे के, अब ये हटेंगे तो फिर वो आ जाएंगे, फिर वो हटेंगे फिर ये आ जाएंगे। तो जब तक आप तब्दीली नहीं करोगे प्रॉपर तरीके से ऊपर से नीचे तक, आपका हाल यही रहेगा। आप सुधरने की कोशिश ही नहीं करते, आपको कोई पैसे बनाने की लगी हुई है, तरफ से आप पैसे बना रहे हैं। हमें तो पता नहीं क्या क्या खबरें मिलती हैं, लेकिन क्या पता वल्लाह आलम ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल बोलना भी चाहिए कि नहीं टीवी पे, तो कितना पता चलता है कितने पैसे मिल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। ये तो बच्चा भी आजकल बता सकता है जी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। वो भी नोट करता है कि भाई यही टीम यही लोग दोबारा से आ जाएंगे, तो एक बस ये सारा हमारा कल्चर यही चल रहा है, माशरा ऐसे ही चल रहा है। मुझे नहीं लगता ये चलती पाकिस्तान 5 साल से पहले अगर कुछ तब्दीली आई तो कुछ कर सकेगा, लेकिन आपकी टीम इससे भी नीचे चली जाएगी। ठीक है। अच्छा सजीर भाई, ये जो ये आपके प्लेयर्स हैं, अब बड़े खुलकर बात करनी होगी ना, हमने इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है, लोग सवाल भी कर रहे हैं कि आप क्यों ये जो प्लेयर्स हैं इनसे जान नहीं छुड़ा सकते। क्या ये समझा जाए कि आपके पास टैलेंट नहीं है? आपने अंडर 19 पे काम किया, साइम अयूब और इस जैसे प्लेयर आपने तैयार किए, लेकिन यहाँ पर ये चक्कर है कि आप समझ में नहीं आता कि वो ये समझते हैं कि इनको शायद ड्रॉप कर देंगे तो हमारे पास पीछे कोई और है नहीं। ये तासुर क्यों दिया जाता है? और ये भी देखने में आया है कि ये जो प्लेयर्स हैं ये एवरी नाउ एंड देन बोर्ड को जो है ब्लैकमेल करते हुए नजर आते हैं, कभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद में, कभी लीग्स खेलने के लिए, कभी कुछ, और बोर्ड जो है वो हो रहा है।
इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट पीछे नहीं है। हम्म। आपको एक एक दो दो करके बनाना आता नहीं है। आप जैसे आपने एक आध जगह यंगस्टर भेजे, उन्होंने परफॉर्म भी किया, जी। लेकिन जब मेन इवेंट आया आपने उनको गायब कर दिया। पहले ये बिल्कुल। होता था कि जी डेब्यू होता था यंग प्लेयर का ही हो जाता था। हमारे जितने फास्ट बॉलर पहले आप देखें यंग आते थे और वो करते थे और बहुत अच्छा करते थे। आप बिल्कुल। चांस जब तक प्रॉपर तरीके से उनको बड़े इवेंट में नहीं दोगे और खास तौर पे होम सीरीज में नहीं दोगे, होम क्राउड के सामने, तो अगर देखें पहले भी पाकिस्तान में बहुत मैचेस होते थे, तो हम खुद जो यंगस्टर होते थे मैच देख देख कर सीखते थे, क्योंकि उस जमाने में कोचिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। यकीनन टीवी से इंसान बहुत सीखता है और बड़े प्लेयरों को देख के बहुत कुछ सीखता है। और खास तौर पे आपका जो जोश वलवला होता है होम सीरीज का, आप जाके मैच देखते हो, इतने बड़े बड़े प्लेयरों के आप देखते हो कितनी इज्जत है, कैसे उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो आपको बहुत शौक होता है। बिल्कुल, प्लेयर्स को देख के ही बच्चे क्रिकेट स्टार्ट करते हैं। पड़ा है कि अब ये हमारे जो आजकल का है ना, कोई आपके पास कोई यंग टैलेंट ऐसा नहीं है कि आप फौरन ही उसको खिला दो, लेकिन एक आध प्लेयर जो हमें नजर आया था जी। वो बना, वो लगता था कि बनेगा। देखिए ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये जो नेशनल टैलेंट है। हमारा बना हुआ प्लेयर बहुत कम है जो कोचिंग के थ्रू आए हों। बिल्कुल। जितने भी हमारे प्लेयर आए हैं ये ज्यादातर 99, 95, 97% देखें वो अपने टैलेंट पर आते हैं और करते हैं और फिर जाते हैं। बिल्कुल। कोई ऐसा है आपको, आप मुझे कोई एक आध मिसाल देते हैं जो जिसको बनाया गया हो शुरू से अंडर 19 के लेवल से। एक दो प्लेयर जरूर आए, मैंने आपको एक दो की मिसालें दी और आप भी मुझे एक दो की मिसालें दे रहे हो। देखिए जब तक आप चांस नहीं दोगे तो बच्चा कुछ 1 साल 2 साल तक रहता है। देखिए एक फॉर्म होती है और एक टाइम होता है जी। जिस टाइम पे आप अगर यंगस्टर को चांस नहीं दोगे तो बैकफुट पे जाना शुरू हो जाता है। और फिर वहां से इंटरनेशनल क्रिकेट में तो एक दफा यंग प्लेयर बैकफुट पे गया, उसका आना आगे फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो परफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता उसकी डाउन होती चली जाती है। यकीनन वो फिर फर्स्ट क्लास और वनडे की क्रिकेट के लिए रह जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर वो compete नहीं कर पाता, जो कि आपको अगर प्रॉपर चांस दिया जाए उसमें होता है। और अगर आप चांस नहीं दोगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्लेयर भी खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक है। सकीर भाई, आपके और हमारे पास तो एग्जाम्पल बड़ी ज़बरदस्त थी ना, जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, इस तरह के हमारे पास प्लेयर्स थे जिनको देख कर ही सब कुछ आपको समझ में आ जाता था, आप उनसे कितना कुछ सीखते थे। तो आज हमारे पास तो कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है। हमारे पास कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको रोल मॉडल बनाया जाए? हाँ, उनकी जो पीआर एजेंसीज जो उनके लिए काम कर रही हैं वो तो उनको सुबह शाम बनाने में लगी हुई हैं स्टार, लेकिन रियलिटी ये है कि वो तो स्टार्स नहीं है। अब ये चीज़ तो सबके सामने आ चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं। फिर क्या किया जाए? और दूसरा ये कि जो अभी आपने बताया कि उस ज़माने में डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वजह से इतने बड़े बड़े नाम हमारे पास आए। आज वो कहाँ हैं और ना हमारी कोई एफर्ट नज़र आ रही है। ये जैसे ही टूर्नामेंट ख़त्म होगा उसके बाद मैं और आप लग जाएंगे जी पीएसएल के ऊपर बात करने और वो सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिलसिला आखिर कब तक चलाएंगे? जी देखिए, मुझे नहीं लगता ये सिलसिला, मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 साल तक अगर इन्होंने कुछ सही करने की कोशिश की तो शायद 5 साल लगे हम आपको ऊपर आने में। आप तो बिल्कुल ही बैठ गए हो। आपके फास्ट बॉलर जो थे वो भी बिल्कुल ही अब वो पावर देखें। मैं शायद पहले भी मैंने इसी चैनल पे बताया था 130, 135 तो आजकल मोहल्ले का बच्चा कर लेता है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो वो उनको मारना बहुत आसान होता है। वो भी स्पेस और वो भी पाकिस्तान जैसे विकेटों पे ये इनको खेलना बहुत आसान है। ना कि आपकी 145, 150 वो भी एक्यूरेट होना चाहिए हमारी विकेटों पे। आप रेटिंग होगे तो आप फिर भी मार खाओगे। तो ये सारा चेंज। और ये जो हमारा आपने दूसरा सवाल क्या पूछा था? सॉरी जी, मैंने डोमेस्टिक के हवाले से आपसे पूछा था। जी देखिए, डोमेस्टिक में भी आप देखें ना, 1-2 प्लेयर 3-4 प्लेयर हैं जो आपको नजर आते हैं स्कोर करते हुए और वो ऊपर नहीं आते। एक आध मैच आने के बाद आप उसको पीछे ले जाते हो। आपके पास तैयब ताहिर जो आप ये खिला रहे हैं, आप उसका स्टैंडर्ड तो देखें। अल्लाह माफ करे, उसको तो बैटिंग लगता है बैटिंग करनी नहीं आती। किस तरह खेलते हैं ये लोग। आप किस मैच में एक आध स्कोर कर दिया वहां पे और अंडर 19 लेवल पे, जूनियर लेवल पे और ये अच्छे लेवल पे जो हमारा इंटरनेशनल लेवल है उसमें आसमान जमीन का फर्क है। बिल्कुल सही है। आप बैट्समैन को थोड़ा सा मैच्योर होके आने दो। बॉलर को आप यंग, खास तौर फास्ट बॉलर को आप यंग लेकर आओगे तो उसमें आपको फायदा होगा, क्योंकि उसमें जान भी होगी। वो आपके साथ एक सीनियर के साथ सीखेगा भी जल्दी, क्योंकि वो तेज होगा और उसको मार भी कम इतना बड़ा करेगी। लेकिन बैट्समैन को थोड़ा सा मैच्योर होके आना पड़ता है, क्योंकि बैट्समैन का
देखें बैटिंग सबसे ज्यादा मुश्किल है, बॉलिंग और फील्डिंग सबसे ज्यादा आसान है। बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए हम यही कहते हैं कि जी आपको नए लड़के लाने हैं, इनको खिलाना है। अगर आपको किसी में टैलेंट नजर आता है, हमारे जो सिलेक्टर हैं घर बैठ के टीमें सिलेक्ट करते हैं और बाकी के देखें आप स्कोर करते हो, ठीक है आपने 1000 रन किए, ठीक है आप प्लेयर तो जरूर हो, लेकिन किन किन टीमों के खिलाफ किए, किस सिचुएशन के में किए, ये तो आपको पता ही नहीं है ना। ये तो आप अपना स्कोर बुक उठाते हो, उसमें जो आपके पास सामने नजर आता है जी ये इसको आप टिक मार्क कर लिया जी इसके तो 700 रन है यार, ये नंबर 1 हो गए, 500 रन है इसके, 400 रन है। अब आपको ये नहीं पता कि एक जो अच्छा प्लेयर है आपने उसको देखा ही नहीं है, वो किस क्या पता वो 2-3 हल्की टीमों के खिलाफ उसने स्कोर किया हो, एक ही दफा उसने 200 कर दिया हल्की टीम के खिलाफ, बाद में उसने 50 रन नहीं क्यों, लेकिन उसका टैली इतनी हो गई 600-700 हो गई। तो ये सब कुछ देख के जाना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आप राहुल द्रविड़ की मिसाल ले लो, उसको मेन इंडिया की टीम मिली, उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं मैं पहले जूनियर लेवल पे काम करूंगा, कोच करूंगा। वो अंडर 19 को कोच करते करते जब वो सीनियर टीम में उनके 4-5 लड़के आपकी टीम में आ चुके, वो इंडिया की टीम में आ चुके थे, जिनको वो जानते थे पर्सनली कि वो किस तरह का प्लेयर है। ये सब कुछ करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, डोमेस्टिक लेवल अच्छा करना पड़ेगा। अभी देखें ना आईपीएल में इंडियन क्यों इतना सीखे, हमारे आईपीएल से तो हमें नुकसान ही होता है। कितने गंदे प्लेयर आते हैं आईपीएल में हमारे पास यहाँ पे जो हमसे भी हल्के होते हैं, आप उनसे क्या सीखोगे। थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, फजूल कामों में आप खा रहे हो पैसे, फजूल कामों में आप पैसे खर्च कर रहे हो, असल कामों में आप जो जिसकी वजह से ये आप पैसे खा रहे हो उन्हीं को आप फेवर नहीं दोगे, उन्हीं पे पैसा नहीं खर्च करोगे ज्यादा, तो फिर यही हाल होगा। बिल्कुल ठीक है सहीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और बात कर रहे थे सहीर अब्बास हमारा जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है उसके हवाले से, और बार बार इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि ये गलतियां हमसे हो रही हैं और रिपीटेडली अगर ये मिस्टेक्स होती रहेंगी तो इस वक्त पोजीशन ये है कि हम दुनिया की टॉप की जो 4 टीम्स हैं उसमें हम कहीं नहीं हैं, तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वेल एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, ब्रेक के बाद जो दूसरा हिस्सा है उसके अंदर हम थोड़ी सी और बात करेंगे जनाब कुछ परफॉर्मेंसेस के हवाले से और कल के मैच के हवाले से खास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। छोटी सी ब्रेक के वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जनाब सगीर अब्बास साहब से ये जो मैच आज हो रहा है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का, इस हवाले से भी और साथ साथ हमारी कुछ प्लानिंग के हवाले से भी और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है क्योंकि ज़्यादातर जो सवालात मसूल हो रहे हैं वो इसी हवाले से हैं। लोगों की अब जो दिलचस्पी है वो टूर्नामेंट में कम होती जा रही है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो मेज़बान टीम डिफेंडिंग चैम्पियन अगर टूर्नामेंट से पहले ही स्टेज पे बाहर हो जाए तो फिर यकीनन लोगों की दिलचस्पी इसमें कम हो जाती है। बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुनीरुल हक साहब, हमारे एक्सपर्ट हैं और बड़ा अच्छा तज्जिया और तबसरा करते हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा। मुनीर भाई थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया यार। मुनीर भाई पहले तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी मैं इंग्लैंड की चाहूँगा उस पर कमेंट करते हैं कि मैं ये देख रहा था हार्ट रेंचिंग था कि जॉस बटलर जैसा प्लेयर जो है वो स्टेप डाउन कर देता है और ये हैरान कुन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसलिए होता है कि जब भी बड़ी टीमों के अंदर जब उनका कोई की प्लेयर या उनका कैप्टन परफॉर्मेंसेस नहीं देता तो वो स्टेप डाउन कर देता है। हमारे यहाँ शायद हमें ये कभी भी ऐसी चीज़ देखने को ना मिले और आज भी जो इंग्लैंड की टीम का हाल देखा है, हमारी तो ख्वाहिश ये थी, चाह ये रहे थे कि एक अच्छे नोट के ऊपर इख्तिताम करता है इंग्लैंड और कोई जीत के साथ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन उसके बरक्स इस वक्त जो है वो मैच कम्प्लीटली वन साइडेड है और साउथ अफ्रीका की टीम ऑलमोस्ट ये मैच ले गई है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, आपके देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम और रमजान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ ये मैच तो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीत चुके हैं, 7 या 8 रन दूर है साउथ अफ्रीका की टीम अपना ये मैच जीतने का। इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड की टीम वो वाइट टीम बनेगी चैंपियंस ट्रॉफी में जिसका कोई पॉइंट नहीं होगा, 0 पॉइंट होगा। वैसे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच होता, जो टीम हारती उसके भी 0 पॉइंट होता, लेकिन दोनों को खुशकिस्मती से एक पॉइंट मिल गया। देखिए इंग्लैंड का इशू ये है, जरा सा चेक कीजिएगा यासिर, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं आपके पास स्टूडियो में सही आ रही है, मैं दोबारा से इसको जो है वो देख लेता हूँ। ठीक है, मुझे जरा सा रिपीट हो रही है। अच्छा 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 अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि इंग्लैंड की टीम जो है
वो आज लगातार 7वां वनडे इंटरनेशनल मैच हारी है। यस। और क्योंकि उनकी टीम सेट नहीं हो पा रही थी, चैंपियंस ट्रॉफी में आने से पहले लगातार 3 उनके बायलेटरल सीरीज वो हारे थे। एक इंग्लैंड में हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, दूसरा वेस्ट इंडीज में हारे थे वेस्ट इंडीज से, और फिर इंडिया में 3-0 इनको शिकस्त हुई थी अभी चैंपियंस ट्रॉफी में आने से पहले। यस। और फिर लगातार ये 7वीं शिकस्त भी हो गई है, और वाइट टीम है कि जिसके 0 पॉइंट है, मैंने आपसे बताया। बिल्कुल ठीक। तो वो जो आपने कल्चर की बात की वो तो हमें मालूम हो रहा था। जॉस बटलर जिस वक्त मैच हार रही थी टीम, और जो उनके तासुरात थे, उससे तो यही लग रहा था कि वो छोड़ देंगे कैप्टेंसी, और एक दिन के बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि कप्तानी छोड़ देंगे। इंग्लैंड के लिए नया नाम हैरी ब्रूक का सुनने में आ रहा है कि हैरी ब्रूक को कप्तान बनाया जाएगा। उसमें फाइनल डिसीजन आएगा तो फिर उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान में जो है वो आपको पता है कि आकिब जावेद का एज एन इंटरिम हेड कोच का असाइनमेंट खत्म हो गया। वो चैंपियंस ट्रॉफी तक था, पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में सफर खत्म हो गया है। और कितने अफसोस की बात है, आप ये देखें यासिर कि 29 साल के बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, और इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम अपने होम ग्राउंड पर सिर्फ एक ही मैच खेल सकी, और वो मैच भी वो बुरी तरह हार गई 60 रन से न्यूजीलैंड से। एक मैच बारिश की नजर हो गया, और एक मैच पाकिस्तान को इंडिया से दुबई में खेलना पड़ा। तो किसी लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए अच्छा इवेंट साबित नहीं हुआ। और वो जो एक शायकीन को एक शौक था कि भाई ICC इवेंट है, और वो तो सारी चीजें रह गई। आज आप देख ले, आज चूंकि डेड रबर था इसलिए चंद हजार तमाशाई आज नेशनल स्टेडियम कराची में आए। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि रमजान मुबारक की आमद है, आज चांद रात है, पहली तरावी भी होगी, तो कुछ नहीं है। बहरहाल जाते जाते एक विकेट और मिल गई है साउथ अफ्रीका को, और हेनरी क्लासन आउट हो गए। लेकिन ये मैच बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। 4-5 रन और चाहिए, 4 रन आई थिंक चाहिए ये मैच जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को। अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रहा था आकिब जावेद की। आकिब जावेद का तो टाइम अब खत्म हो गया, इंटरिम हेड कोच थे उनका। तो अब जो नया नाम सुनने में आ रहा है वो सकरैन मुश्ताक का नाम सुनने में आ रहा है। सकरैन मुश्ताक, अगर हम उनकी बॉलिंग की बात करें, एज ए बॉलर बात करें, एज नॉफ स्पिनर बात करें, तो बहुत बड़ा नाम, उसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान को बड़े मैचेस जितवाए, दूसरा इजाद किया, आज तक उनका दूसरा जो है उनके नाम से मौसूम है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जहाँ पे कोच की बात आती है वहां पर ये चीजें समझ में नहीं आती कि आपको वही चंद लोग क्यों नजर आते हैं घूम फिर के उन्हीं को लाया जाए। अब मैं कल सुन रहा था वसीम अकरम टेलीविजन पर कह रहे थे कि यूनुस खान को उनके ख्याल में आना चाहिए कोच बन के। यूनुस खान पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर साबित होंगे। लेकिन अभी जो बातें चल रही है, जो जराये से बातें चल रही है, वो ये चल रही है कि शायद सकरैन मुश्ताक हमारे नए हेड कोच होंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है। पाकिस्तान को अगले हफ्ते टीम अनाउंस करनी है न्यूजीलैंड के लिए। T20 भी है वहाँ, 5 और 3 वनडे भी हैं। और ये खबर जो आज मुझे एक बड़े सीनियर सहाफी से बात करके पता चला है, उसमें अभी कोई वो नहीं है, हातिमी चीज नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि शायद शादाब खान को T20 का नया कप्तान बनाया जाएगा। अब आप ये सोचिए कि दामाद को कप्तान और ससुर को आप कोच बना रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि इसमें इस खबर में जरा से भी हकीकत है। तो ये तो इतना बड़ा ब्लंडर PCB करने जा रहा है जो पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल ही, एक तो हम वैसे ही लो पे हैं, वो बिल्कुल वो कर देगा। देखिए, वो शादाब खान प्लेयर है जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम के इतने बड़े इतने मिस्ट्री बॉलर अबरार को साइड लाइन रहना पड़ा। उनकी वजह से कोई और स्पिनर नहीं आ सका। सकरैन मुश्ताक वो है जिनकी वजह से साजिद और नोमान नहीं आ पा रहे थे टीम में। ये सब में खामियां निकाल रहे थे, चीजें निकाल रहे थे। अब शादाब को लाने के तो कोई मतलब समझ में आता है, वो प्लेयर जिसकी दूर दूर तक टीम में जगह नहीं बनती, उसको आप कह रहे हैं कि T20 का नया कप्तान बना दो। अगर इस बात में थोड़ी सी भी सदाकत है तो मैं तो अपना फिर माथा पीटने का दिल चाहता है, और कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि हम फहीम अशरफ, शादाब खान, हसन अली, नवाज, इमाम, इनसे आगे बढ़ेंगे ही नहीं। हमारी क्रिकेट इन्हीं में घूमती रहेगी। मतलब अगर ये खबर गलत हो लेकिन सही है तो मैं सबसे बड़ा नाक़िद दूंगा इसका, और मैं फिर काफी ज्यादा मैं इसके अगेंस्ट में बोलूंगा। बिल्कुल ठीक है। ये तो एक बहुत हमेशा से हम बात करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट पहले ना किया गया हो, ये सब कुछ आप करके देख चुके हैं, किस किस्म की पुअर परफॉर्मेंसेस उसने दी हैं।
ठीक है किसी ज़माने में अच्छी परफॉर्मेंस कोई एक पीएसएल के अंदर दी होगी, बट उसको तो बुनियाद बना के उसका कमबैक नहीं कराया जा सकता कि वो अगर शाहीन्स में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है या बांग्लादेश में दे रहा है। वो आपने देख लिया उसका नतीजा, जब आप लेकर आए तो आपने उसको चांस भी नहीं दिया। वही जिसके लिए लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया कि आप जो है वो अपना राना साहब यानी कि फ़हीम अशरफ साहब को जो है वो लेकर आए, उसका कोई नतीजा नहीं निकला और उसकी जगह कोई आप डिज़र्विंग प्लेयर को शामिल कर सकते थे। हम ऑप्शन आपको देते रहे, बताते रहे, लेकिन उसके बावजूद बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि आपने ये किया और उसका नतीजा इस वक्त आपके सामने है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। अब ये जो इस वक्त गिवन सिचुएशन है, इसको देखते हुए पहले तो सकलैन को लाना ही, मैं तो मेरा सबसे सवाल ये है जो पीसीबी के करता धरता हैं कि आपके पास इतने और दीगर खिलाड़ी हैं जिनको आप मौका दे सकते हैं, क्वालिफाइड कोच भी आपके पास यकीनन बहुत सारे हैं, उनको छोड़कर इनको दोबारा मौका देना और फिर हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे आने वाले मैचेस में जब आप हार कर आएंगे तो आप कहेंगे अल्लाह की मर्जी है, कुदरत का निज़ाम है, इस किस्म की बातें करेंगे। इससे पहले भी जो उन्होंने बातें की हैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी है, कभी भी किसी स्टेज के ऊपर उन्होंने ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। वैसे माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, दावत तबलीग के साथ आप उनका ताल्लुक भी है, मेरे ख्याल में वो काम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये इनजस्टिस पता नहीं कब तक होता रहेगा, ये आखिर हो क्या रहा है और फैसले ले कौन रहा है, समझ में नहीं आता कि अब मोहसिन नकवी साहब ये सारी चीज़ें देखते में आएँ उसके बाद ये फैसला करना। इसका मतलब तो ये है कि फिर यहाँ पे किसी और का भी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हो रहा है। मुनीर भाई क्या ऐसा ही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जिस तरह फ़हीम अशरफ की टीम में एंट्री हुई थी, जिस तरह खुजदिल शाह की टीम में एंट्री हुई थी, जिस तरह आपको पूरा मीडिया कहता रहा खुदा के लिए ओपनर्स लेके जाएं, खुदा के लिए बाबर को ओपनर ना बनाएं, दो दो तीन तीन स्पिनर्स रखें, लेकिन आपने किसी की कुछ नहीं सुनी, आपने अपने हिसाब से चलते रहे। इसलिए सबसे खराब आपका आईसीसी इवेंट साबित हुआ है। होम ग्राउंड पर होस्ट होने के बावजूद और डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद आप अपने ग्रुप में बांग्लादेश से भी नीचे हैं। शर्मिंदगी की तो इंतहा ये है। मतलब ये है कि जो कोई बातें कही जाएंगी उसको सुनना नहीं है। अक्सर मुझे भी यही सुनने में आता है कि लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई कोई भी कहे, मीडिया कुछ भी कहे, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती और चीजें जो है वो इसी तरह चलती रहती हैं। तो अगर इस तरह की बात जैसे आपने सुनी, हमने सुनी, अभी तक इसकी ऑथेंटिसिटी का पता नहीं है, लेकिन अगर सकलैन मुश्ताक कोच बन जाते हैं और शादाब को टीम में ले भी लिया जाता है, मैं तो कहता हूँ उनकी तो टीम में ही जगह नहीं है। टीम अगर टीम में लेंगे तो फिर हमारे जो इतने सारे स्पिनर्स, चार पांच लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिर उसामा मीर, अबरार, ये सब कहाँ जाएंगे जी? फिर तो हम तो साजिद के हक में थे कि उनको वनडे टीम में लें। आप तो बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही आपने सही कहा कि हम तो साजिद के लिए बात कर रहे थे, हम तो नमान के लिए बात कर रहे थे कि क्यों आपने उनके ऊपर एक लेबल लगा दिया कि वो सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट खेल सकते हैं। जब आपने उनको मौका ही नहीं दिया तो फिर कैसे आप ये सवाल कर सकते हैं? और जब आप इतने एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस्टेब्लिश प्लेयर्स के साथ क्यों एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता? इसका जवाब कौन देगा? आज किससे ये सवाल किया जाए, किससे ये बात पूछी जाए? क्योंकि यहाँ तो ऐसा लगता है कि जो आ रहा है, कोच आ रहा है, वही आपका सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी वही, सब कुछ वही, उसी के फैसले चल रहा है। ये सिलसिला कब तक चलेगा मुनीर भाई? इसकी वजह से तो आपकी पोजीशन इस वक्त ये है कि आप टॉप की दुनिया की जो 4 टीमें उनके बराबर आप कभी भी नहीं आ सकते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टूर्नामेंट, आप आगे भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, जिसमें न्यूजीलैंड आपसे आगे चली गई है, साउथ अफ्रीका आपसे आगे थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब आपसे आगे, इंडिया बहुत आगे। आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए ना, सबसे अफसोस की बात यह है कि हमारे कई बड़े क्रिकेटर जो है टेलीविजन पर ये कह रहे हैं कि भारत के बाद अफगानिस्तान की टीम एशिया की सबसे बड़ी टीम है, दूसरी बड़ी टीम है। इसी से आपको हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि अफगानिस्तान भी अब हमें हराने में ज्यादा उसको तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल सही नहीं होगी। अफगानिस्तान के नजर में हम कोई बहुत बड़ी टीम नहीं रहे। इस तरह बांग्लादेश, श्रीलंका को भी पता है कि पाकिस्तान तरने वाला है अगर वो एशिया की बात करते हैं। इस साल अक्टूबर में या सितंबर में एशिया कप होना है T20 फॉर्मेट पे, उसमें आप देख लीजिएगा यही चीजें चलती रही तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। 2023 वर्ल्ड कप आपको याद है सत्यानाश हुआ, 2024 का T20 वर्ल्ड कप उससे ज्यादा सत्यानाश हुआ, 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी सबसे ज्यादा सत्यानाश हुआ। ये सब देखने के बावजूद भी हमें कहीं पर कोई अच्छा, रिजवान को तो अभी आपने कप्तान बनाया, तो क्या रिजवान को आप T20 कप्तानी से हटा देंगे तो फिर किसको विकेट कीपर बनाएंगे? क्या रिजवान तैयार होंगे उनके उसमें खेलने में? और अगर तैयार भी होते तो आप यकीन करें फिर उसी तरह होगा जिस तरह आप किसी को भी कहें खेल ले। जिस तरह आप चैंपियंस कप में बाबर आजम और शान मसूद को आप मोहम्मद हारिस की कप्तानी में
खिला रहे थे। हारिस का भी नाम आ रहा है, मोहम्मद हारिस का भी नाम आ रहा है। इसका मतलब है कि आतिफुल्लाह को हम बिल्कुल साइडलाइन कर देंगे, साइडलाइन कर जो दिया इतना हमने। टैलेंटेड प्लेयर है। बिल्कुल। कहाँ से ये पता नहीं, कुछ ये फ्रेंचाइजेस का है इशू या पीएसएल का इशू है, क्या है कि उसकी बुनियाद पर जो प्लेयर्स की टीम में जगह नहीं है उनको कप्तान बनाने का आप सोच भी कैसे सकते हैं यासिर? ये बात आई भी कैसे, सरफेस कैसे हुई, ये वाकई एक बड़ी यही तशवीशनाक बात है कि ऐसी बात तो होनी ही नहीं चाहिए थी। लोग तो नहीं, ऐसे ये ही बात देखो अजराए ना तफन्नुन ये यासिर, बात कर ये रहे बात थे। हुई है ना, ये एग्जैक्टली बात हुई है ना, जब भी तो फहीम अशरफ और खुदीजा टीम में आए, उसका मतलब है कि चीजें हो रही हैं। मतलब आप ये देखिए कि अब से कुछ देर पहले ये हमारा कैमरामैन मुझे कह रहे थे कि अगर सकलैन को कोच लगा दिया तो इसका मतलब है कि शादाब कप्तान होगा। तो ये आप देखिए, ये बात सही साबित हो रही है। लोग तो ऐसी बातें सवाल कर रहे हैं लोग। तो ये किस किस्म की हमारी अप्रोच है, बड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। अभी मैं फिटनेस का देख रहा था, मेरे पास 2-3 वीडियोस किसी ने भेजे, इरफानुल्लाह नियाजी और ये इस तरह के बच्चे बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप उनको कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो इनको जी कब हाँ। कंसिडर किया जाएगा? फिर इनका करियर ख़त्म होने के बाद आप लामाला फिर यही करेंगे कि आपको इमाम को लाना पड़ेगा, फिर आपको मिन्नते तरले करने पड़ेंगे दूसरे किसी और क्रिकेटर के। ये सिलसिला है क्या सारा आखिर? हसन अली भी पाकिस्तान में घूम रहे हैं। परसों वो फ्लाइट से कराची से लाहौर जा रहे थे, हमारे एक दोस्त के साथ थे। जी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये सारी चीजें जिस वक्त चल रही है, कहीं उनका भी नाम हम कहीं न्यूजीलैंड के दौरे के लिए ना देख रहा हूँ। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं कुछ है, नहीं पता होता, यहाँ बिल्कुल। तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा। क्योंकि अगर शादाब आते हैं तो फिर हसन अली भी आ सकते हैं, इमाम भी आ सकते हैं, बिल्कुल नवाज सही। साहब आ सकते हैं, बाबर और इमाम तो होंगे ही होंगे। तो एग्जैक्टली। मुझे ये नहीं पता कि हम किसको रेस्ट कराने की बात कर रहे हैं, हम किसको जो है खिलाने की बात कर रहे हैं। हम तो चाह रहे थे कि बिल्कुल कोई नया पोटेंशियल लाए, नए खिलाड़ी जी। लाए, कुछ खुद कंप्लीट रेस्ट दे। बिल्कुल। इतनी बड़ी सीरीज नहीं है हमारे लिए। अभी लास्ट हम 2021 में जब हम न्यूजीलैंड गए थे, आपको याद होगा शाहीन शाह अफरीदी कप्तान पहली दफा बने थे। जी। हम 5 में से पहले चारों मैच हार गए थे। जी, बिल्कुल। आखिरी मैच हम जाके जीते थे 4-1, वो सीरीज हम हारे थे। तो एग्जैक्टली। न्यूजीलैंड में खेलना, वहाँ की डिफिकल्ट कंडीशन बिल्कुल अलग, वो अलग है। और आपकी टीम वैसे ही इतनी डिप्रेस हुई है, तो आप करेंगे क्या? मैं तो ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्रिकेट की बात करना हम छोड़ दें, क्रिकेट देखना छोड़ दें, क्योंकि जब कोई सुन ही नहीं रहा, टैलेंट को कोई देख ही नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल अंडर आपने सही 19 के बंदे आपको लाने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, नए लड़के लेके जाने पड़ेंगे आपको। जी, इस बिल्कुल तरह ठीक है। काम नहीं चलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि क्रिकेट जो है वो लोग देखना भी छोड़ देंगे, और जो मीडिया पे ये जो डिस्कशंस हो रही हैं ये सब कुछ ये ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही होगा कि आज हॉकी की टीम कहाँ है, कौन सा टूर्नामेंट खेलने जा रही है, या उनके फिक्सचर में अगला जो इवेंट है वो क्या है। अब ये किसी को नहीं पता और किसी की दिलचस्पी भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपने उस नैच तक क्रिकेट को ऑलमोस्ट पहुंचा दिया है। आखिर में मैं ज़रा चाहूँगा, ज़रा कल मैच होने जा रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का। दो ऐसी टीमें हैं जो इस टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीमें समझी जा रही हैं। मेरे सवाल आपसे ये है कि अगर ये जो बड़ी टीमें खेलती हैं, इनका तरीका कार ये होता है कि वो किसी भी मैच को हल्का नहीं लेते, और वो अपनी जो उनकी विनिंग हैबिट है ना, उसको हमेशा मेंटेन करते हैं। क्या यहाँ पर ऐसा ही होने जा रहा है? अब इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों कोशिश करेंगे जीतने का, या आप समझते हैं कि अगर मैच की इंपॉर्टेंस ना हो तो उसको जो है वो लेट गो किया जा सकता है? क्या कहेंगे मुनीर भाई? देखिए, एक जो इम्पोर्टेंस इसकी है उसकी ये कि आपको पता चलेगा टेबल टॉपर कौन सी टीम है। एग्जैक्टली, बिल्कुल जो ठीक है। टेबल टॉपर होगी वो फिर साउथ अफ्रीका से खेलेगी, जो ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी, जो नंबर 2 होगी वो फिर उसका मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। तो ये जरा देख के, एक तो ये कि वो विनिंग एक कॉम्बिनेशन चल रहा होता है, एक जी, विनिंग ट्रैक जी। चल रहा होता है, तो उसमें जरा उसमें कोई चीज वो नहीं होती। मेरे ख्याल में दोनों टीमें कल अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ ही खेलेंगी, क्योंकि हेनरी क्लासन, साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो हेनरी क्लासन पे खेला, बड़ा बेहतरीन फॉर्म में नजर आए। एग्जैक्टली। वेंडर डुसन भी बड़ी फॉर्म में नजर आए। तो अगर हम न्यूजीलैंड और इंडिया की बात करते हैं तो ये दो टीमें हैं जो सबसे बैलेंस टीमें हैं और सबसे कंसिस्टेंट हैं। एग्जैक्टली। इनका अगर अपर ऑर्डर नहीं चलता तो मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर जो है वो चल जाता है। बॉलिंग में फास्ट बॉलर नहीं चलते तो स्पिनर चलते हैं। दोनों के पास बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स भी हैं, और दोनों में जो है ना वो मैच जीतने का जज्बा है दोनों टीमों में। Exactly. तो मैं तो इन दोनों टीमों को फाइनल में देख रहा हूँ। बिल्कुल हो ठीक। सकता है कल हम फाइनल का रिहर्सल देख रहे हो। तो बिल्कुल दोनों ऐसे ही। टीमों को यहाँ अपनी बर्तरी साबित करनी होगी, ताकि वो सेमीफाइनल में ज्यादा हौसले के साथ जाए और सेमीफाइनल जीते। तो बहुत बड़ा मैच है, कल संडे भी है, हमारे लिए वो मौका है। चैंपियंस ट्रॉफी का एक बेस्ट मैच कल हमको देखने को मिलेगा।
न्यूजीलैंड की टीम शायद आई थी तो इतनी मजबूत नहीं थी। इंडिया की टीम का तो हमें पता था कि मजबूत है, लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरह आगाज किया है चैंपियंस ट्रॉफी का, जिस तरह उनकी टीम खेल रही है, कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, टीम स्पिरिट नजर आ रही है, तो हमें उम्मीद है कि एक बड़ा अच्छा मैच होगा। अच्छा मैच देखने को मिलेगा। ठीक है जी मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुनीरुल हक हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे और बात हो रही थी कल के मैच के हवाले से, आखिर में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। और याद रखिए कि इंडिया की टीम ऐसी है जो न्यूट्रल वेन्यू पे सिर्फ एक खेल रही है, जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेला, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी खेला, और ये मैच भी वो वहीं पे खेलेंगे। तो इसका ऑल एंड ऑल जो हमें एडवांटेज नज़र आ रहा है वो इंडिया के फेवर में नज़र आ रहा है। येट जो न्यूजीलैंड की टीम है वो टूर्नामेंट की इस वक्त सबसे बेहतरीन टीम और कॉम्बिनेशन उनका नज़र आ रहा है, और उनका मुकाबला इंडिया के साथ है। तो इंटरेस्टिंग मैच कल देखने को मिलेगा, और कल जब ये मैच होगा इंशाल्लाह फिर आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।